अस्सलाम वालेकुम। सामैन, आप लोग सब जानते हैं कि किसान आज 38 डेज हो गए हैं ताकि की सर्दी में खुले आसमान के नीचे किस तरह गुजारा कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। 40 की तो मौत भी हो चुकी है आज नए की शुरुआत में ही, और एक किसान शहीद हो चुका है। सामैन, कौमी जदोजहद के ऐसी नाजुक और फैसला कुन वक्त में जैसे कि आज दरपेश है, आप हज़रात हालात का तगाजे से मजबूर हुए कि साल के अख्ताम से पहले इस कड़ाके की सर्दी में वक्त मुश्किलात के हल और रहनुमाई हासिल करना चाहिए। वक्त की मुश्किलात के लिए हल रहनुमाई हासिल का अगर मैं कहूँ, यह वक्त काम और मकसद की मुश्किलात का ऐसा इस्तेमाल जिस आंदोलन की तारीख में कोई नज़ीर मौजूद नहीं है, तो मैं समझती कि ऐसी बात होगी जो आप में से हर शख्स महसूस कर रहा होगा। सामैन, ये तारीख का एक अजीम शान दिन है। सामैन, इस दिन की अजमत कौमों के इन दिनों की मानिंद है जिनमें आंदोलन का ऐलान किया गया। आज के दिन की अहमियत में तारीख के इन अयाम की झलक पाई जाती है जिनमें कौमों को जंग की फैसला कुन दुश्वारियों में से गुजरना पड़ता है। इस दिन आप जंग के आगाज़ के लिए फिक्रमंद थे, आज इसके अंजाम के लिए मुस्तरब है। इस वक्त आपको सफ़र की जस्तजू थी, आज गुमराही का खतरा पेश आ गया है। सामैन, किश्ती एक किनारे से चल चुकी है मगर दूसरा किनारा भी दूर है, मौजें घेरा डाल रही है। सामैन, इस आंदोलन के मकसद की सच्चाई में कोई शुबा नहीं है। हमारी आजिज़ाना कोशिश हक़ और इंसाफ के लिए है। हमें यकीन है कि खुदा की ज़मीन में इसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम है। इसकी मज़ीद यही कि ऐसा हो, बस ये तो ज़रूर है कि हमें अपनी दरमानदगी और कमज़ोरी का इकरार हो। हम वक्त की आजमाइशों और रास्तों के खटकों की तरफ से फ़िक्रमंद हों। हमें मुश्किलों और रुकावटों के सख्ती से पूरा अंदेशा रहे, लेकिन हमें नतीजे की तरफ से कभी हरासाना न होना चाहिए। सामैन, इस आंदोलन करने वाले किसानों को चाहिए खुदा की रहमत जिसने इब्तिदा के बेसुरसान में उनका साथ दिया था, और दरमियान की सांस में भी उनकी दस्तगी करेगा। बिला आखिर अंजाम की फतहमंद भी इन्हीं के लिए है। सामैन, आंदोलन की असल घड़ियाँ वही होती है जब मुकाबला शुरू होता है। दरख्त जब तक नुमाइश में बताया, इस वक्त तक देखभाल की ज़रूरत है। दोनों की कशाकश हयात का मार्का शुरू हुआ है। कौमी ज़िंदगी और हयात सियासी की तामीर। वक्त के मसाइल में अगर मैं वक्त के हालात और मसाइल पर नज़र डालते हूँ तो जब भी मेरे लिए गोई पर खामोशी को तरजीह थी। हमारे लिए अब वक्त की कौन सी बात है जो नहीं हो सकती है, जिनका हम इसलिए जिक्र कर सकते कि इससे हमारी मालूमात या महसूसात के लिए कोई नई सूरत पैदा हो गई है। एक ज़माना था जब हिंदुस्तान की कौमियत का एहसास सिर्फ इस हद तक पहुँचा था कि दफ्तरी इक़्तिदार के नाइंसाफ़ियों पर नुक्ताचीनी करे। फिर नुक्ताचीनी शिकायत में मुबद्दल हुई। शिकायत ने एहतजाज और सवाल की सूरत इख्तियार कर ली। एक मुद्दत तक हमारा तर्ज अमल यह रहा कि हर नई नाइंसाफ़ियों पर एक नई चीख हमारे मुँह से निकल जाती थी, लेकिन अब मामला इस हद तक से गुजर चुका है कि काम और किसी बात की भी गुंजाइश रही हो, हम नाइंसाफ़ी देखते देखते इसके आदी हो गए। गोया ये हमारी रोज़ाना ज़िंदगी का मामूली वाक़या है। अब नाइंसाफ़ी का जिक्र न सिर्फ गैर ज़रूरी है बल्कि अपने अमल व यकीन में शक करना है। सामैन, हमारे सामने हक़ीक़त अपने आखिरी दर्जे यकीन तक आ चुकी है। इसमें न तो मज़ीद इजाफ़ा होता है, न किसी नए पर्दे के हटने का इंतज़ार बाकी है। हमें यकीन है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो बराबर होता रहेगा जब तक हम इसे खुद न बदल देंगे। सामैन, हमारा साबिक़ा अफराद और ख़ास से नहीं है जिनकी तब्दीली हालात पर मौसूल। हमारा साबिक़ा एक निज़ाम से जिसकी निस्बत हमें यकीन है कि वो अपनी खलक़ती में नामुनसिफ़ाना है। अगर ये वक्त तक कायम रहा है तो इसलिए नहीं कि इसके अंदर इसकी ज़ाती मजबूती मौजूद है, बल्कि इसलिए कि हमारी गफलत ने इसके लिए सुतून बहम पहुँचा दिए हैं। बस नाइंसाफ़ी जबकि इसका अमल नहीं है बल्कि खासा है, तो हमें मुताज्जिब होना चाहिए, न कि शाकी, बल्कि सिर्फ एक कोशिश करनी चाहिए वो कायम ना रहे। सामैन, एक हकीकत है कि अनकरीब तारीख की इबरत की दास्ताना तरतीब दी गई। बलाशुबा इंसाफ पूरा हुआ, हकदार को मिल जाएगा, लेकिन ताकतों को क्या मिला जिन्होंने इंसाफ के पामाल के लिए अपने अटल बेरोक सरकशी की खस्म खा ली थी। उनकी जिंदगियां जुल्म और जबर की तकमील के लिए वक्फ हो गई थी। सामैन, एक तरफ तो घुमंड है, दूसरी तरफ हक और इंसाफ की बेसर सामने ताकत का दावा था कि कमज़ोर कुव्वतों को ज़िंदगी का कोई हक नहीं। इंसाफ का आजिज़ाना ऐलान था कि ज़िंदगी का हक हर इस कौम का है जो ज़िंदा रहने का इरादा कर ले, जैसे कि कायदा है अरसे तक कश्मकश जारी रही। हुकूमत को क्या मिलेगा? नाइंसाफ़ी का दाग जो पहले इसकी पुष्प पर था मगर इसकी पसंद के मुताबिक इसकी पेशानी पर नमूदार हो गया है। इंसानी व जुल्म इसकी हौलनाकी का तो जिक्र कर सकते हैं जो मौजूद है। हुकूमत को MSP पर ख़रीदारी की लाजमत कानून का पार्लियामेंट से मंजूर कर देना चाहिए। इस एक बिल की मंजूरी के बाद किसानों की ज़िंदगी की काया बिल्कुल पलट जाएगी। आज किसान सिर्फ आंसू पोंछ कर रह जाता है, मगर इस वक्त किसान महफूज एक कानून होगा जो उनको ठगे जाने से बचाएगा। इंसान खा कितनी भी तरक्की कर जाए, बेपनाह दौलत का मालिक हो जाए, वो खाने के बगैर नहीं रह सकता, और खाना किसान के बगैर मुमकिन नहीं। इस तरह पूरी इंसानी ज़िंदगी इन किसान के बरहून मिन्नत है जिनकी वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत को बहर सूरत कदम उठाना चाहिए। जबर व तशद्दुद
مثل اس پانی کے ہے جو کسی خشک و افسردہ درخت کی جڑ پر ڈالا جائے. یہ پانی جس مقدار میں اسے میسر آتا ہے ٹھیک اسی طرح اسی کے مطابق اس کی نشو و نما بھی ہوتی ہے. سامعین، میں حضرت عمر کا واقعہ بھی بتانا ضروری سمجھتی ہوں، ہمارے اسلام سے بھی کچھ آگاہی ہو اور ہمارے شاندار ماضی کے بارے میں بھی جان سکے. سامعین، جب خالد بن ولید نے دمشق فتح کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، دمشق سے قریب فتح ہونے والا ہی تھا، تب وہاں کا بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارے خلیفہ کو چابی دوں گا اور میں جنگ بند کرتا ہوں. رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی. عمر رضی اللہ عنہ نے سفر کا ارادہ کیا. تمام لوگوں نے مشورہ دیا کہ اتنی دور کا سفر نہ کرو عمر، وہ تھوڑی سی جھڑپ میں جنگ ہار جائیں گے اور چابیاں ہم کو مل جائیں گی. لیکن حضرت عمر نہ مانے اور سفر کے لیے تیار ہو گئے. عمر اور ایک غلام کے ساتھ اس طویل سفر پہ روانہ ہو گئے اور باری باری اونٹ پر بیٹھا کرتے تھے. جب دمشق پہنچے حضرت عمر، تب حضرت عمر کی باری تھی اونٹ کی نکیل پکڑنے کی اور نوکر کی باری تھی اونٹ پر بیٹھنے کی. جیسے ہی بادشاہ دور سے دیکھ لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، کہنے لگا ہمارے توریت میں ایسے ہی انسان کے بارے میں پیشن گوئی ہے، گال پچکے ہوئے ہوں گے، سب لباس زیب تن کیا ہوا ہوگا. اور بادشاہ نے چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی. سامعین، جانتے ہو حضرت عمر اتنا دور کا سفر کیوں کیے؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی مشقت اور محنت کی وجہ سے بچ کر کسی انسان کی ایک جان بھی چلے جائے گی تو اس کا قتل میرے گردن پہ ہوگا قیامت کے دن. حضرت عمر مشقت برداشت کرنا ضروری سمجھے لیکن آرام کو ترجیح نہ دیے. کہتے ہیں خلیفہ آج 41 کسان شہید ہو چکے ہیں اس ٹھٹھتی سردی میں. زیادہ مسافت بھی نہیں ہے. اس ٹیکنالوجی کے دور میں دیکھ سکتے ہیں کہ کسان کس مشکلات سے حالات سے گزر رہا ہے. سامعین، ایک ایسی فطیت ہے فنائے حق و عدل کے مجرمین سے انتخاب نے پھر یہی صداقت الہی ہے. آمین یا رب العالمین.